वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है 31 मार्च के इस करेंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आज का दिन है 31 मार्च, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर का हर साल का आखिरी दिन होता है 31 मार्च। ये करंट अफेयर में बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये दिन ही महत्वपूर्ण है आज के इस करंट अफेयर के लिए। तो इस करंट अफेयर में जितने प्रश्न होंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये आप जान सकते हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की या फिर किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर की, वो सारे क्वेश्चन आज के इतने इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग और जो इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे, तो वहां टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कीजिए ताकि हर वीडियो का करंट अफेयर के अलावा आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लासेस दी जा रही हैं एनटीपीसी और एसएससी के लिए, तो वो वीडियो को वहां पे अटेंड करें, वहां पे क्लास को अटेंड करें और पीडीएफ अटेंड करें। ठीक है, उसका लिंक हम लोग शेयर करते हैं टेलीग्राम पे ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक जा सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों क्वेश्चन आज बहुत 10 से ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते पर 10 से ज्यादा है, तो फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी हर एक क्वेश्चन का। आज का पहला सवाल कहता है EPFO has hiked the interest rate on the employee provident fund in which form 8.55% for the 2018 to 19 फिजिकल ईयर। तो ये फिजिकल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये EPFO ने वित्त वर्ष 18-19 के लिए जो कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर लगाया है वो कितने से 8.55% तक बढ़ा दी गई है। तो कितना था 2018 में, और ये अब बढ़ाकर कर दिया गया है कितना, तो 8.65 से बढ़ाकर किया गया है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके LIC में, आपके इनफैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी एग्जाम है वहां पूछे जा सकते हैं, उनके अलावा बैंकिंग में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एम्प्लॉय, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और देखिए इसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिएगा आज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग GST के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो द गुड सर्विस एंड टैक्स काउंसिल मेट फॉर इट्स 33rd मीटिंग and the slashed GST rate on the under construction residential properties and the affordable housing projects. The revised rate will be applicable from. तो आपको बताना है कि ये जो संशोधित दरें हैं वो लागू जो की गई हैं वो कब से लागू की जाएंगी, है ना, वो कब से लागू की जाएंगी। ये 33वीं बैठक हुई है किसकी, तो GST परिषद की, ठीक है। तो इस परिषद में जो बैठक हुई है, जो इसके निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों और तथा किफायती आवासीय परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है, उसमें GST की दर घटाकर कितना किया गया है और मतलब कब किया गया है ये, ठीक है, मतलब कितना नहीं किया गया, कब किया गया है। तो आंसर नोट कीजिएगा, ये है दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से होने वाला है लागू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है GST का फुल फॉर्म, ठीक है। तो गुड सर्विस एंड टैक्स, ये क्वेश्चन पूछेगा आपका SSC या NTPC RRB में, तो ये क्वेश्चन यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बैंकिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक और किसने द्विपक्षीय स्वैच्छिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं और अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा यानी कि जो जापान की यात्रा है उसके दौरान भारत और जापान के बीच BSA पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है बैंक ऑफ जापान। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान के बीच ये द्विपक्षीय स्वैच्छिक जो बैठक हुई है BSA, तो BSA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों, ये नोट कीजिएगा थोड़ा यहाँ पे आप लोग। BSA का फुल फॉर्म होता है बाइलेटरल स्वैप अरेंजमेंट, ठीक है, बाइलेटरल स्वैप अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से ये प्रश्न बन सकता है
BSA का फुल फॉर्म। तो ये एक बैठक हुई है किसके किसके बीच में, RBI और बैंक ऑफ जापान के बीच में। ओके, याद रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी CBT जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, हेडेड इन विच इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी द IPCO विच फाइनेंशियल रेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द PF डिपॉजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक अच्छा सवाल है। ये कहा गया है कि किसकी अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यायालय में CBT EPFO का शीर्षक निर्णायक निकाय है जो कि वित्तीय वर्ष के लिए PF जमा कर ब्याज की दर अंतिम रूप से देता है। तो वो कौन सा गवर्नमेंट बॉडी है जो ये कार्य करता है? तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों लेबर मिनिस्ट्री। जी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि CBT का फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं उन सब चीजों पे नोट कीजिए और अपने कॉपी में एक जगह सारी चीजें लिखा करें, ताकि वो चीजें जो है PDF में नहीं मिल पाता है बाद में, तो आप लोग को यहाँ वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। हेडेड द लेबर मिनिस्ट्री ऑफ द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द EPFO विच फाइनेंसेस रेट इंटरेस्ट ऑन PF डिपॉजिट, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट होता है उस हर साल का फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो ये किसने किया है? तो ये लेबर ऑफ मिनिस्ट्री ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि वस्तु एवं सेवा कर जिसे कि GST हम लोग कह रहे हैं, हाल ही में अपनी 33वीं बैठक, ये देखिए क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि रिपीट हो रहा है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 33वीं बैठक का जो आयोजन है, इसका निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों तथा किफायती आवासीय परियोजनाओं पर जो GST की दरें घटाई गई हैं, ये निर्णय किस राज्य में लिया गया है? किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के अध्यक्षता में एक मंत्री पैनल के जरिए सिफारिशों के जरिए आधारित किया गया था। तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे आंसर है इट्स C गुजरात। जी हाँ, गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो नितिन पटेल। अब देखिए गुजरात से प्रश्न बहुत सारी चीजें बनेगा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो CM है दोस्तों विजय रूपानी, नाम नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में ये सब, ठीक है। तो विजय रूपानी है यहाँ के CM और उप मुख्यमंत्री यानी कि नितिन पटेल है यहाँ के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, गुजरात के। ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि GST का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो ये एक बन सकता है क्वेश्चन। और ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो गुजरात में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किस संगठन ने व्यवस्था के तरलता में वृद्धि करने के लिए पहली बार एक नए उपकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिसका प्रयोग करके यह बैंकों से एक स्वैप डील लगभग $5 बिलियन, ठीक है, $5 बिलियन खरीदा जाएगा, जो कि व्यवस्था में लगभग 35,000 करोड़ निवेश करने की सक्षम है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये व्यवस्था तरलता को लाने के लिए यानी कि न्यू टूल्स लेकर आए हैं, जिनमें कि लगभग $5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ का यहाँ पे निवेश करने जा रहा है। तो आंसर है दोस्तों RBI। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए RBI से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन अलग से पूछता है तो RBI का हेडक्वार्टर दोस्तों पूछेगा, जो कि है कहाँ पे? तो मुंबई, इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और इसका गवर्नर कौन है? तो इसका गवर्नर का नाम मैंने आपको बताया है दोस्तों बहुत सारे वीडियो में, तो आप उसका आंसर कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको याद करवाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं PDF में दे भी देता हूं, पर आप जो स्टूडेंट हैं वो उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उसका भी एक ब्यौरा लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको यहाँ पे इनके क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, आंसर करने होंगे नीचे, ठीक है। RBI का गवर्नर कौन है? तो आपको बताना है यहाँ पे शक्तिकांत दास, ठीक है। देखिए मैंने बता दिया है, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग प्लीज इन सब क्वेश्चन को जो अलग से बताते हैं हम लोग, उस पर ध्यान दीजिए और इन सभी का आंसर भी कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपनी अंतरिम आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि विश्व अर्थव्यवस्था में 2019 में कितने प्रतिशत का यहाँ पे 2020 तक प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।
तो ये आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बार बार क्वेश्चन का यहाँ आंसर करने के लिए क्यों कहता हूँ, कारण क्या है कि हम लोग आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हम लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि यार हम लोग कुछ टाइम पास कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो ऐसा ना हो। तो आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग अपने तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट लेकर देते हैं ताकि आपके किसी भी एग्जाम में आपको फायदा हो सके, तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए और आंसर कमेंट कीजिए। मैं देखता हूं कि वीडियोस पे व्यू तो लगभग हजारों चले जाते हैं। खैर, व्यूज से हमें क्या मतलब है दोस्तों, व्यूज से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तो होगा, हमें हो जाएगा, पर मैं कमेंट जो देखता हूं, कमेंट जो है वो कुछ गिने चुने लड़के जो हैं वही करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लड़कियां भी हैं वो कमेंट करती हैं। क्वेश्चन सारे के सारे वहां पे आंसर भी करते हैं लोग, पर बहुत सारे लोग, इतने जब लोग देख रहे हैं तो उनसे 2 सेकंड में नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप लोग आंसर कमेंट करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 3.3 एंड 3.4। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर है 4 यहाँ पे डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट फोरकास्ट इन इट्स इंटर्म आउटलुक रिपोर्ट दैट was the world economy would grow 3.3 and 3.4 to 2020 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बैंकिंग में। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं यहाँ पे वो सभी फाइनेंशियल टर्म्स के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए है क्योंकि आज 31 मार्च है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम में पछताओगे, क्योंकि हो सकता है कि यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किसी भी सेक्टर के एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, या फिर आपका एसएससी का हो, है ना, जेई का एग्जाम आ रहा है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी सेक्टर में आपका एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेबी के बारे में एनटीपीसी में पूछता है अक्सर, ठीक है, बैंकिंग में भी पूछता है, और एलआईसी वगैरह जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों करंट अफेयर में। तो इसलिए मैं आपको जितने क्वेश्चन एटलीस्ट दे रहा हूं यहाँ पे उसको आप याद रखें, ठीक है। तो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, ये जो है बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म मैं बोलता हूं बार बार कि याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो इन्होंने यानी कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है, इन्होंने अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश पर कितने प्रतिशत को घटा दिया है सीमा को, ठीक है। तो एक लिमिटेशन रखा गया था, वो है दोस्तों 20% का सीमा जो था वो हटा दिया गया है, ठीक है, 20% तक का। ओके, याद रहेगा क्वेश्चन आपको ये। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इन सब चीजों का एब्रिविएशन आपको याद रखने होंगे। तो OECD का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का पीडीएफ देने का कोई अनिवार्यता ही नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो इसका जो पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ है, तो नोट कीजिएगा, इट्स अ पेरिस। जी हाँ, पेरिस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, पीडीएफ में बताए भी हैं, दिए भी हैं। इसकी कैपिटल देखिएगा आप लोग दोस्तों, कैपिटल कहाँ है, इसका करेंसी क्या है, और इसके सीएम पीएम कौन है, ठीक है, माफ कीजिए, पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो ये 4 चीज याद रखिएगा, यही 4 चीज में से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, FPI consists the security and the other financial assets passively held by the foreign investor. What is the full form of FPI? तो ये भी क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ज्यादातर मैं बता रहा हूं आपको, तो यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इसलिए यहां भी दिया जा रहा है आपको। आंसर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, नोट कर लीजिएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या करता है, कंसिस्ट सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स पैसिवली हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर। जितने भी विदेशी यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं वो इसके जरिए ही आते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में कि अजय त्यागी अभी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में अभी ये अध्यक्ष हैं सेबी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि केंद्र सरकार ने 7 वर्षों से
कितने वर्षों तक का स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स मानदंडों की नरमी बरती है? तो 10 सालों के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री in the attempt of the provide relief the boost of investment into the startup। जो भी स्टार्टअप के है ना, जो भी स्टार्टअप के लिए यहाँ पे टैक्सेस दिए जाते थे, ठीक है, टैक्सेस लिए जाते थे सरकार के द्वारा, उसमें लगभग 10 साल के लिए है ना, 10 साल के इन सभी में कुछ नरमी बरती गई है। थोड़ा सा विलंब भी हो तो भी चलेगा। ये 7 साल तक वैसे इसका लिमिट रहता है, पर इसे अभी 10 साल तक के लिए कुछ नहीं बोला जाए, ऐसा प्रावधान रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएलटी। ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, है ना। द अहमदाबाद बेंच ऑफ एनसीएलटी हैज अप्रूव्ड द 42,000 करोड़ रिजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द एर्कल्स, है ना, एर्कलर मित्तल फॉर द डेबिट रीडन एसर स्टील लिमिटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएलटी? मैं अभी यही पूछने ही वाला था आपसे, तो ये क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया कि एनसीएलटी का आखिर ये फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एनसीएलटी की एक अहमदाबाद की पीठ ने ऋणग्रस्त एसर, जो एसर कंपनी है स्टील की, स्टील लिमिटेड के लिए ऑर्सेलर मित्तल द्वारा प्रस्तुत 42,000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना की मंजूरी दे दी है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, अगला सवाल देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक या कंपनी ने पहली बार 6 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क को पार कर लिया है? बहुत गुड न्यूज है। ठीक है, ऐसा करने वाली यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि आरआईएल के बाद तीसरी भारतीय फर्म बन चुकी है जिसमें कि यह उपलब्धि हासिल की है। 6 ट्रिलियन बहुत पैसा होता है बॉस। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन अपना पार किया है दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए भी हैं। तो आपको क्या याद रखना है? इसके सीईओ का नाम, इसके हेडक्वार्टर कहां है, इसका जो रेवेन्यू है साल का वो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो 6 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन बढ़ाया गया है और इसकी उपलब्धि हासिल की है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकते हैं। और आज का ये आखिरी सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार किस बैंक को जीवन बीमा निगम द्वारा बहुमत हिस्सेदारी के लिए अधिग्रहण के बाद निजी क्षेत्र में एक ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? चलिए, एज पर द आरबीआई नोटिफिकेशन विच बैंक हैज बीन कैटेगराइज्ड एज द प्राइवेट सेक्टर लेंडर फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी स्टेक बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आंसर है दोस्तों आईडीबीआई बैंक। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक के द्वारा ये रखा गया है। ठीक है, सूचना इसको दिया गया, अधिसूचना दिया गया है आरबीआई के द्वारा। किसको? तो आईडीबीआई को। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बहुत लंबा चौड़ा इसका है, थोड़ा सा आप लोग गूगल कीजिएगा इसके बारे में। अच्छा है ये टॉपिक यहाँ पे, क्योंकि जो अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है एसबीआई का कहीं, तो आपको इस टॉपिक पे लिखने को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक टॉपिक ही है, तो इस टॉपिक को पढ़िएगा आप लोग अच्छे से अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाने में मैं सक्षम रहा हूं। और जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई बंधु नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी को पीडीएफ भी दिया जाएगा जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए, वहाँ एजुकेशन की 86 को सर्च कीजिए और वहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, सर्च करने के बाद हमें ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का फायदा आपको मिलेगा कि करंट अफेयर के अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लासेस जो दी जाती हैं उन सभी का आपको पीडीएफ मिल सके दोस्तों। उसके बाद मैं बता दूं कि ज्योग्राफी सुबह मिलेगा 10 बजे और शाम को 3 बजे मिलेगा आपको हिस्ट्री का। और अभी सुबह के बजे हैं 3, तो अभी बाय बाय, टेक केयर।